नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। सोने चांदी कीमतों में आज मजबूती देखने को मिल रही है। M6 पर सोना 40,000 के स्तर के करीब पहुंच गया है, वहीं चांदी में 66,000 के पार ट्रेड होता हुआ दिखा है। अब आगे सोने चांदी को लेकर क्या नजरिया बन रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। प्राइसेस को लेकर क्या आउटलुक है, इस पर हमारा फोकस रहेगा। एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके, मनी रिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सुरेंद्र मेहता और साथ ही CNBC की वेटेड कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। कल के एक अच्छे एक्शन के बाद आज प्राइसेस फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव बायर्स के साथ ट्रेड हो रहे हैं। इंट्राडे में सोना 46,000 के ऊपर आया था, अभी प्राइसेस 46,000 के नीचे ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन गोल्ड प्राइसेस 2 हफ्तों के ऊपरी स्तरों पर आए हैं, तो रिकवरी लोअर लेवल से बनी है। तो सबसे पहले प्राइसेस पर ही आउटलुक ले लेते हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है इस शो में। सुरेंद्र जी नमस्कार। सबसे पहले आप ही कमेंट्स चाहिए प्राइसेस को लेकर, अब क्या व्यू आपका बन रहा है, क्योंकि एक जैसे आपने पहले भी चर्चा में बताया था, करेक्शन की बात की थी, वो करेक्शन हमने देखी और अब थोड़ी रिकवरी जरूर बनी है, लेकिन प्राइसेस अभी भी 40,000 के आसपास ही हैं। अभी ये कंसोलिडेशन मोड ही देख रहे हैं आगे जाते हुए, या ये रिकवरी थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है? देखिए 1754 एक बहुत बड़ा लेवल है। यदि इस लेवल को क्रॉस करता है, मतलब इंडियन प्राइस में यदि 46,300-350 को क्रॉस करता है, तो उसके बाद वहां से एक बड़ी तेजी बनेगी और शायद ये बिल्कुल रिकवरी पाथ की तरफ गोल्ड चला जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन 1754 लेवल तक मैं कोई बहुत बड़ी खरीदी की सलाह नहीं दूंगा। मेरे हिसाब से हर ऊपरी लेवल पे यहाँ से बेचकर ही चलना चाहिए और नीचे के लेवल पे आप खरीदें। सुरेंद्र जी, ऑफकोर्स खरीदारी की राय यहाँ पर लगातार आती हुई नजर आई है, क्योंकि चार्ट्स की तरफ से कुछ सपोर्ट भी है, तो बाजार उसका फायदा आता हुआ देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह के इंपोर्ट नंबर्स हमने इस फर्स्ट क्वार्टर में आते हुए देखते हैं, कितना भरोसा आपको उनसे लगता है कि इस क्वार्टर में उस तरह की तेजी बरकरार रह सकती है? 1 जून से यहाँ पर हॉलमार्किंग भी मैंडेटरी हो जाएगा, तो कुछ एक चेंजेस इस क्वार्टर में यहाँ पर अब आने वाले हैं, आप इन सबको कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक डिमांड सप्लाई का सवाल है, वो डिमांड सप्लाई का गोल्ड के प्राइसेस से कोई रिलेशनशिप नहीं है, जहां तक इंडियन मार्केट है या वर्ल्ड मार्केट है। मैं बिल्कुल डिमांड सप्लाई को तवज्जो नहीं देता। हम लास्ट ईयर हमने देखा है कि पूरे लॉकडाउन पीरियड में कोई डिमांड नहीं थी, सिर्फ डिमांड ETF और बैंक बाइंग की डिमांड थी, तो गोल्ड के प्राइस बढ़े थे। इसलिए इंपोर्ट डेटा के हिसाब से बात कर रही थी कि जिस तरह का इंपोर्ट डेटा हमने आता हुआ देखा है, उसका मतलब ये है कि मांग यहाँ पर बेहतर होती हुई नजर आ रही है। क्या हम मांग बेहतर इस क्वार्टर में भी देखेंगे और हॉलमार्किंग का क्या असर आएगा? मैं प्राइस रिटर्न्स के हिसाब से नहीं कह रही थी, मैं फिजिकल बाइंग, ज्वेलरी बाइंग के हिसाब से बात कर रही थी। बिल्कुल, इंपोर्ट डेटा तो यही दिखाते हैं कि डिमांड अच्छी रहने वाली है, लेकिन जिस प्रकार से जो पूरे हिंदुस्तान की मेजर गोल्ड सप्लायर सिटी है महाराष्ट्र, उसमें जिस प्रकार से लॉकडाउन 1 महीने के लिए घोषित, तो मुझे नहीं लगता है कि वो डिमांड बरकरार रहने वाली है। ये पूरा बिजनेस दूसरे स्टेट की तरफ शिफ्ट होने वाला है, और यदि महाराष्ट्र में बिजनेस स्टॉप होता है तो डिमांड कम से कम अगले 1 महीने के लिए ये डिमांड में 50% तक का ड्रॉप आएगा। यानी क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पर हम 50% की गिरावट देख सकते हैं। लेकिन अगर हम पिछले क्वार्टर की ही बात करें, तो क्या फिजिकल डिमांड, जिस तरह के इंपोर्ट्स देखने को मिले हैं, रिकॉर्ड इंपोर्ट्स मार्च के लिए, रिकॉर्ड इंपोर्ट्स पिछले क्वार्टर के लिए, क्या मांग भी उस लिहाज से बेहतर हुई है? जो बिल्कुल मांग बेहतर हुई है, क्योंकि प्राइसेस उसको बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। रिप्लेसेबल डिमांड है, जो लोग पिछले साल नहीं खरीद पाए थे, वो इस प्राइस में अब आके खरीद रहे हैं। 56,000 जिन्होंने दाम देखा था, 44,000 45,000 के लेवल पे खरीदी जरूर बनती है, लेकिन यदि दुकानें खुलेगी ही नहीं तो खरीदी कैसे होगी? महाराष्ट्र की स्थिति फिलहाल ये है। जय, आपका व्यू क्या है? गोल्ड पर डिमांड को लेकर तो थोड़े कंसर्न्स बने हैं, जैसे जैसे कोविड के केसेस बढ़ते हुए दिखे हैं, लेकिन प्राइसेस को लेकर आपका आउटलुक क्या है और क्या स्ट्रैटेजी आप इस वक्त मौजूदा सिनेरियो में रेकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? जी दीपाली, देखिए मैंने जैसे लास्ट वीक भी आपके शो पे चर्चा हुई थी, मैं बुलिश हूँ गोल्ड प्राइसेस को लेके। लेकिन अगर चार्ट्स की बात करें, जैसा मेहता जी ने कहा कि 1750-1754 डॉलर के आसपास एक रेजिस्टेंस है, मार्केट उसको ब्रीच करता है तो मुझे लगता है 1775 डॉलर तक भी दिखा सकता है। बट ब्रॉडली फंडामेंटल्स को अगर ध्यान में रखें तो जिस हिसाब से ये सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक जिस हिसाब से कंसर्न रेज कर रहा है, इससे जो फंडामेंटल
फंडामेंटल है गोल्ड प्राइसेस के लिए कि फिस्कल डेफिसिट, डॉलर का वीकनेस होना, ये बरकरार ही रहेगा और अनसर्टिनिटी जितनी बढ़ेगी उतना ये गोल्ड के लिए बेनिफिशियल है। इन केस अगर 1750 से थोड़ा सा प्राइस रिट्रीट करता है और फिर से 1710 और $1700 पे आता है तो बिल्कुल बाई करके चलना चाहिए। एक छोटे निवेशक के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है, 45,000 के आसपास रेट मिले तो स्टैगर्ड वे में बाइंग करना चाहिए। आई थिंक 2021 में अनसर्टिनिटी रहेगा और जिसके कारण गोल्ड में एक अपसाइड मोमेंटम बना रहेगा, तो उसे मिस नहीं करना चाहिए। तो गोल्ड पर खरीदारी का ही व्यू है। लेकिन सिल्वर पर भी बातचीत कर लेते हैं। आपका आउटलुक क्या रहेगा सुनील सिल्वर पर, क्योंकि अभी तो प्राइसेस 66,000 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन यहां से खरीदारी की ही स्ट्रैटेजी के साथ आगे चलना चाहिए या कोई और सजेशन होगा? जी दीपाली नमस्कार। मुझे लगता है जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में थोड़ा बहुत वीकनेस देखने को मिल रहा है, इवन यूएस के ट्रेजरी यील्ड्स भी जो 14 मंथ्स के हाई पे थे उससे रिट्रीट हुए हैं, तो उसका सपोर्ट जो है गोल्ड और सिल्वर दोनों को देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्पेंडिंग पे ज्यादा फोकस्ड कर रहे हैं। ऑलरेडी $3.9 ट्रिलियन का स्पेंडिंग हो चुका है, $2 ट्रिलियन ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर साइड और $1.9 ट्रिलियन जो है कोविड रिलीफ के तौर पे। तो इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स भी जो है आगे आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर पे ये प्राइसेस को ड्राइव करेंगे। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी मुझे लगता है कि आज का थोड़ा मोमेंटम पॉजिटिव बनते हुए नजर आ रहा है। तो 66,000 का जो हाजिर भाव है यहाँ पे एंट्री किया जा सकता है। 65,600 का एक अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे तो 66,800 तक का लेवल आज के ट्रेडिंग के सेशन में देखने को मिल सकता है। अगर हम पोजिशनल बाइंग की बात करते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा डिप का वेट कर सकते हैं। हफ्ते 10 दिन में थोड़ा बहुत अगर डॉलर में रिकवरी आती है तो 65 या 64,000 के रेंज में अगर सिल्वर मिलता है तो वहां से पोजिशनल बाइंग 2 या 3 महीने के टारगेट से लिया जा सकता है। 3 मंथ्स में हमारा टारगेट 74-75,000 के रेंज में जाता हुआ नजर आ रहा है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 66,800 के टारगेट से खरीद सकते हैं यहाँ पे भी। सोने और चांदी में यहां पर खरीदारी की राय है। अगर आपको डिप्स और करेक्शन मिले तो यहां पर उनका फायदा जरूर उठाएं। और जैसे सुरेंद्र जी कह रहे थे कि महाराष्ट्र में जिस तरह का लॉकडाउन लगता हुआ नजर आया तो फिजिकल बाइंग यहां पर कम हो सकती है, लेकिन ऑनलाइन खरीदारी, फ्यूचर्स में खरीदारी की यहां पर एक्सपेक्टेशन है कि वहां पर शायद आपको बेहतर नंबर्स आते हुए नजर आए। इसी के साथ सुरेंद्र जी बहुत शुक्रिया साथ में समय बिताने के लिए। गोल्ड स्पॉट से आगे बढ़ेंगे और बात यहां पर अब कच्चे तेल की करेंगे, जहां पर आज दूसरा दिन है जब हमने बढ़त बरकरार बनते हुए देखी है। 2-3 फैक्टर्स हैं यहां पर सुनील। एक तो ये कि जो वियना में यूएस और ईरान की बात हुई है उसका कोई हमने विकल्प निकलते हुए नहीं देखा। भारत सऊदी अरेबिया से यहां पर 30 से 36% कम तेल खरीदेगा मई में, तो उसकी वजह से भी बाजार में हल्की सी कंसर्न्स हैं और इंटरनेशनल बाजार भी इन चीजों पर ख्याल दे रहा है। आप अब यहां से प्राइसेस को कैसे देखते हैं? इस हफ्ते के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? जी मनीषा जी, मुझे लगता है प्राइसेस पे थोड़ा दबाव रहेगा क्योंकि टेक्निकल फ्रंट पे भी शॉर्ट साइड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ हमने देखा कि ओपेक प्लस नेशंस ने मई में प्रोडक्शन बढ़ाने की ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं। और जिस तरीके से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है टाइटर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे आने वाले समय में, तो उसका भी डिमांड पे इम्पैक्ट रहेगा। और अगर यूएस फ्रंट पे हम देखते हैं तो यूएस के रिग काउंट में भी अच्छी खासी इजाफा हमने देखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इवन ईरान का भी क्रूड अभी मार्केट में आने जैसा लग रहा है। तो सप्लाई फ्रंट पे कोई ज्यादा कंसर्न नहीं रहेगा। डिमांड फ्रंट पे जैसे मैंने बताया थोड़े कंसर्न्स रहेंगे, तो प्राइसेस थोड़े प्रेशर में रहेंगे। मुझे लगता है ब्रेंट जो है अभी $63 के रेंज में चल रहा है, ये 61 या $60 तक का लेवल जो है सर्वाइव कर सकता है। तो 1 वीक के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है 4420 के रेंज में सेल इनिशिएट करना चाहिए और तकरीबन 4200 का टारगेट जो है 1 वीक के टारगेट से लेके चल सकते हैं। अगर इंट्राडे की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि 4360 का एक टारगेट लेके करंट मार्केट पे सेल कर सकते हैं, 4450 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो क्रूड में सेल करने की सलाह है। 4360 का टारगेट है। स्टॉप लॉस आपका इनफैक्ट 4450 का रहेगा, तो बेचने की सलाह है। लेकिन बेस मेटल पैक पर राय ले लेते हैं। जय, क्या सजेशन रहेगा आपका? ज्यादातर बेस मेटल सारे निशान में कारोबार कर रहे हैं। निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर यहाँ पर 1/4% से लेकर आधा % का मूव है। कोई ट्रेड आपकी ओर से? जी दीपाली, मुझे लगता है कॉपर में यहाँ पे भी बाइंग पोजीशन बनाया जा सकता है। जिस हिसाब से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे जोर है यूएस में, एक
2 ट्रिलियन की यहाँ पे एक बजट एलोकेशन है, जिसके कारण बेस मेटल प्राइसेस में एक रिकवरी देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ यहाँ घरेलू मार्केट में भी देखें तो रुपए में यहाँ पे वीकनेस कायम है, उसका भी एक पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा प्राइसेस को। तो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे लगता है 686 के आसपास बाई करके चलें। 705 तक का लेवल हो सकता है 1 से 2 दिनों में देखने को मिले। जी, तो ये बेस मेटल पर व्यू है जहां पर आप कॉपर में बाय करके चल सकते हैं। अभी जो प्राइसेस हैं वो 690 के आसपास कर रहे हैं ट्रेड, तो ये स्ट्रैटेजी आपको मिली है। एक नेचुरल गैस पर भी कमेंट ले लेते हैं। और सुनील, आप बताइए क्या सजेशन रहेगा? ये सबसे ज्यादा वोलेटाइल कमोडिटी रही है और आज बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रही है 182 183 के आसपास। यहां से बेचने की ही स्ट्रैटेजी रखें या कोई और सजेशन? जी, आई थिंक वेदर फ्रंट पे हम देखते हैं तो माइल्डर वेदर कंडीशंस हैं तो बहुत ज्यादा डिमांड नहीं रहेगा। हालांकि एलएनजी एक्सपोर्ट नंबर्स रिकॉर्ड स्तरों पे हैं, तो उस वजह से प्राइसेस बहुत तेजी से नहीं गिर रहे हैं। बट मेरा व्यू अभी भी थोड़ा स्लाइड बेरिश ही रहेगा। 178 का टारगेट लगा के यहाँ पे सेल कर सकते हैं। 186 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चला जा सकता है इंट्राडे में। खरीदारी की राय फिलहाल यहां पर काफी कमोडिटीज में आती हुई, लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की। वहां पर रफ्तार अच्छी खासी ऊपर की तरफ है, लेके आएंगे हॉट कमोडिटीज भी ब्रेक के बाद। कमोडिटी राउंड पर यहां से सीधे रुक करेंगे आज की हॉट कमोडिटी का। और आज की हॉट कमोडिटी एग्री स्पेस से है। जीरे पर कॉल है और व्यू है खरीदारी का। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर सकते हैं, यानी 14,600 के लेवल्स पर खरीदारी का सजेशन है। टारगेट एक्सपेक्टेड है 15,200 के, स्टॉप लॉस 14,200 का मेंटेन कर सकते हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं तेजी को। पहली चीज तो एक जो प्रोडक्शन है वो कम रही है, ऑलमोस्ट 11% प्रोडक्शन कम रही है गुजरात और राजस्थान में, जो कि की स्विंग एरियाज हैं जीरे के। इसके अलावा जो यील्ड है वो भी पर हेक्टर 3.5% डाउन रही है। डिमांड जो है वो स्ट्रांग दिख रही है रमजान की वजह से, और इनफैक्ट डोमेस्टिक ही नहीं एक्सपोर्ट डिमांड भी मजबूत है। तो कोई भी डिप मिले वो अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए जीरे में खरीदारी के लिए, इसीलिए व्यू यहां पर पॉजिटिव है। 15,200 के टारगेट्स के लिए खरीदारी का सजेशन है। स्टॉप लॉस आप 14,200 का मेंटेन कर सकते हैं। आईएफएल सिक्योरिटीज की ओर से ये कॉल आई है जहां पर सजेशन उनकी ओर से जीरे पर खरीदारी का है। वो जीरा है जहां पर आज हल्की सी मुनाफा वसूली है, लेकिन जैसे बताया जा रहा है कि खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज आप वहां पर ढूंढ सकते हैं। लेकिन एक कमोडिटी सेक्टर जहां पर लगातार बढ़त है वो है खाने के तेल और सोयाबीन में। हमने रिकॉर्ड स्तरों पर यहां पर फिर से कारोबार होता हुआ देखा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यहां पर तेजी बरकरार है। सीबॉट 7 साल के हाईज पर है और भारतीय बाजारों में हमने हर डिप पर खरीदारी होते हुए देखी है। जीजीएन रिसर्च के नीरव देसाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरव नमस्कार। 6400 के ऊपर अब यहां पर सोयाबीन कुछ बहुत कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया है। इवन एज कुछ मुनाफा वसूली हम करेक्शन देखते हैं, लेकिन प्राइसेस यहां पर स्थिर हैं। आप कैसे देखते हैं? आपने रिसेंटली एक रिसर्च रिपोर्ट भी निकाली है इस सेक्टर पर, क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या एनालिसिस है आगे जाके? देखिए, ओवरऑल सोयाबीन ऊपर के प्राइस पे जाके डेफिनेटली कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे कि हम पिछले कई बार से बोलते आ रहे हैं कि सप्लाई ऑफ सोयाबीन इन इंडिया इज वेरी शॉर्ट। रादर मैं ये बोलूंगा कि नॉन जीएमओ सप्लाई वर्ल्ड ओवर बहुत शॉर्ट है। आज पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन ने इंपोर्ट करने के लिए मील का वो मांगा है कोटा या जीरो ड्यूटी मांगी है, बट ये बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल लॉन्ग टर्म कॉल है गवर्नमेंट का कि वो जीएमओ मील अलाउ करता है कि नहीं। नॉन जीएमओ सीड ऑलरेडी वर्ल्ड ओवर बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं, तो सप्लाई साइड डेफिनेट है कि सीड का बहुत शॉर्ट है या सप्लाई अच्छा नहीं है। बट सामने ये भी है कि जो प्रोडक्ट एक 3800 से लेके 4500 के आसपास में चलता था, वो रॉ मटेरियल अगर 6500 का हो जाएगा और उसके बना हुआ डीओसी भी उस तरीके से प्राइस में इंक्रीज जाएगा, तो कहीं ना कहीं पोल्ट्री इज अ इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर ऑफ दिस प्रोडक्ट। ये कोई रिटेल प्रोडक्ट नहीं है, तो मुझे लगता है इसका डिमांड रैशनिंग हो रहा है और डिमांड रैशनिंग होगा, तो थोड़ा सा उसके कारण ऊपर के प्राइस में कंसोलिडेट कर रहा है। साथ में अभी एडिबल ऑयल सेक्टर के लिए इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मस्टर्ड सीड है। पिछले महीने भर से मस्टर्ड ने एक अच्छे अराइवल के साथ और अच्छे क्रश मार्जिन के साथ बहुत लोअर प्राइस कच्ची घानी और एक्सपेलर ऑयल दिया, जो कि रिफाइंड होके सोया ऑयल को भी कम्पीट किया है
और कच्ची घानी में एथिकल अनएथिकल ब्लेंडिंग काफी होती है, उसमें सोया पाम जाता था, वो टोटल जाना बंद हो गया है। सो बहुत बड़ा सप्लाई एक मस्टर्ड ऑयल का बना था, पर पिछले 3-4 दिन में हमने एक डेवलपमेंट देखा कि 58-5900 वाला मस्टर्ड एक 6150 6200 की रेंज में आ गया है। तो मस्टर्ड ऑयल अब पहले जैसा बहुत सस्ता नहीं रहा है, क्रश मार्जिन भी उतने अच्छे नहीं है। तो इसके कारण ही कल और परसों में हमने जो देखा कि सोया कॉम्प्लेक्स और सीपीओ कॉम्प्लेक्स को भी ऑयल के थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मिला, क्योंकि हमको इंपोर्टेड फील्ड को भी इस चीज की हीट फील हो रही थी, इस अराइवल का प्रेशर हमको देखने मिल रहा था। ओवरऑल आई वुड से कि मस्टर्ड हैज इम्प्रूव, मस्टर्ड बहुत ज्यादा घटेगा नहीं, बट सामने यहाँ 62-6250 के आसपास थोड़ा रेजिस्ट कर रहा है, अभी भी एक महीने का अराइवल पेंडिंग है। हाँ। जी हाँ। और सामने अगर हम बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट्स की, तो इंटरनेशनल मार्केट्स में सोया और पाम रादर कंसोलिडेट हो रहे हैं ऊपर के लेवल पे। और इंडिया में हम कहीं ना कहीं बढ़त इसलिए देख रहे थे कि कल भी आज भी इंडिया में सोया ऑयल डिस्पैरिटी पे है, और अगर हम इसकी पैरिटी पे जाने की बात करेंगे तो मार्केट को अभी एटलीस्ट 15-20 रुपीज और बढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, हल्के से डिस्काउंट पे ऑफ कोर्स यहाँ पर इंडियन मार्केट्स हैं, और आपने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली बताया वो सारा कुछ नीरव कि कुछ कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है, हल्की सी तेजी अभी भी बरकरार है, मस्टर्ड में भी यहाँ पर बढ़त की उम्मीद है। तो ओवरऑल यही माना जा रहा है कि हल्की सी रिट्रेसमेंट है, लेकिन कोई बहुत बड़ी करेक्शन की उम्मीद फिलहाल यहाँ पर खाने के तेलों में नहीं है। आपके सामने लेकर आएंगे सभी कुछ वो मस्टर्ड, सीपीओ, सोयाबीन के प्राइसेस। तो हल्का सा मुनाफा वसूली के साथ आज यहाँ पर कारोबार है, लेकिन अपने ऑल टाइम हाइज के बहुत करीब अभी भी काफी हद तक ये सब खाने के तेल कारोबार कर रहे हैं। सिर्फ खाने के तेल नहीं, यहाँ पर अगर पल्सेस की बात की जाए तो तंग सप्लाई से चने की कीमतों में भी कुछ दिनों में यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। पिछले एक हफ्ते में 10% की तेजी के बाद अब यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन यहाँ पर भी लौटी है। एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा अब हमारे साथ हैं। पुखराज जी नमस्कार। आप चने के किसके भाव कैसे देखते हैं, क्योंकि बाजार ऐसा मान रहा है कि 55-5600 के लेवल यहाँ पर बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। ये चने की जहाँ तक बात है, काफी समय से ये बात तो आ रही थी कि चने की फसल कमजोर है जी। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में चने की फसल को काफी नुकसान हुआ है, वहीं गुजरात में और महाराष्ट्र में ठीक ठाक चना दिया है। तो इस कमजोरी को देखते हुए एक तो चने के भाव बढ़ रहे हैं, पिछले साल से फसल उम्मीद कम है कि इस साल कम आएगी फसल। दूसरा कारण ये है कि लोगों को ये लगता है कि एमएसपी से नीचे इस बार नहीं रहेंगे भाव, तो ये कंटिन्यू मस्टर्ड की तरह भी ये भी एक एमएसपी से ऊपर आ गया। तीसरा है किसानों और किसानी आड़त का जो काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने फसल देखकर बाइंग शुरू की है। राजस्थान की जैसे हमारे बीकानेर जिले की मंडियां हैं, गंगानगर जिले की मंडियां जहाँ चना आ रहा है जी, वहां पे जो किसानी आड़ती है, जो किसानों की आड़त का काम करते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा चना खरीद रहे हैं। और आप मानेंगे नहीं, ये फ्यूचर से 200 रुपए ऊपर दिख रहा है। तो यहाँ से क्या रुझान है पुखराज जी, क्योंकि बढ़त की बात यहाँ पर पूरी इंडस्ट्री कर रही है, लेकिन कितनी तेजी हम यहाँ पर अभी फिलहाल देख पाएंगे और क्या मांग है इन स्तरों पर? देखिए मनीषा जी, जहां तक भावों की बात है, यदि इसी तरह से खरीदारी जारी रही और लोगों को ऐसा लगने लगा ना कि एमएसपी से ऊपर ही बिके, किसान की आय दुगनी होने का लक्ष्य सरकार का है, तो ये तेजी रुकेगी नहीं, एक बार तेजी और बढ़ेगी, 600-700 रुपए और बढ़ सकते हैं। बशर्ते निर्भर यही करता है कि कीमतें बढ़ने पर जिस तरह से हल्ला गुल्ला होता है, उस तरह का यदि हल्ला गुल्ला होता है तो फिर असर आ जाएगा। लेकिन अभी ग्राउंड में तो यदि धरातल पर देखें तो यही बात है कि हर सरकारी बात से चने में गड़बड़ आ सकती है जी। जो बायर हैं वो अभी स्टॉकिस्ट ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मिलर बायर है या डिमांड कोई बहुत ज्यादा है या सप्लाई कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं है। आप भविष्य की ये आशंका कि फसल कमजोर है, इस कारण से ही बायर ज्यादा खड़े हुए हैं। सेंटिमेंट इंप्रूवमेंट है और स्टॉकिस्ट उस चीज का फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पुखराज जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो एज ऑफ नाउ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका फायदा हमने यहाँ पर भारतीय बाजारों में ट्रेडर्स को भी उठाते हुए देखा है। सुनील, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एग्रीकल्चर पैक में आपकी टॉप स्ट्रेटेजीज क्या होंगी? जी मनीषा जी, मुझे लगता है कि चने में और 100-150 रुपए की तेजी नजर आ सकती है। अभी 5330 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, गवर्नमेंट एमएसपी के भाव पे खरीद रहा है, और जैसे पुखराज जी ने बताया फसल भी कमजोर है, तो उसका सपोर्ट जो है सेंटिमेंटली आने वाले 15-20 दिन तक देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि 5500 तक का लेवल जो है चना छू सकता है एक आध हफ्ते में,
और दूसरे फ्रंट पे मुझे लगता है कि सोयाबीन एक अच्छा मौका है, एक थोड़ा कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इवन दो जो फंडामेंटल्स है वो पॉजिटिव ड्राइव कर रहे हैं, जैसे सोया मिल का डिमांड अच्छा है, अर्जेंटीना ब्राजील में क्रशिंग स्टार्ट हुआ है और यूएसडीए रिपोर्ट ने भी यही बोला है कि सप्लाई टाइट रहेगा, और इवन इंडिया का डोमेस्टिक सोया मिल एक्सपोर्ट 6 टाइम्स बढ़ चुका है। बट ये सारे फंडामेंटल्स मेरे ख्याल से प्राइसेस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि 6460 के रेंज में अगर आता है तो सेल करना चाहिए, 6490 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 6400 पहला टारगेट और 6350 का दूसरा टारगेट 1-2 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं सोयाबीन में। ऑलराइट, कुछ मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर सोयाबीन में है, लेकिन चने में खरीदारी अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया सुनील, और आपका भी जय साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर अपनी राय देने के लिए। लेकिन आगे रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस।